देखिए, नेताओं को तो गलत इंटरप्रिटेशन का सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। कोई हिंदू है, उसे आधा पढ़ा दो, मुस्लिम है, उसे आधा पढ़ा दो और आधा पढ़ा हुआ उनके सबसे काम का होता है क्योंकि वो आधा पढ़ा हुआ होता है। उन्हें आधा पढ़ा हुआ ही चाहिए। इस्लामिक कट्टरता को देखकर हम हिंदू कट्टरता को और बढ़ाते जा रहे हैं, तो क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? ठीक है, वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत लग रही है आपको ये कि वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो रही है? कहीं से फील है? ईरान और इस सब के स्टेटमेंट के बाद मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे जुबान पर सरस्वती बैठी हो इस समय। हाँ, कुछ ऐसा संभव लग तो रहा है। ये बहुत पुराना सवाल है जिस पर काफी लोग भड़क भी जाते हैं कि धर्म हमारी रक्षा करेगा या हमें धर्म की रक्षा करेगा। नमस्कार, मेरा नाम है सुशील सिंह और आप लोग देख रहे हैं इकोलेस। हमारे साथ आज हमारे गेस्ट, रिपीटेड गेस्ट हैं, आदरणीय उज्ज्वल त्रिवेदी जी। सर नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? सर बढ़िया बढ़िया सर। मैं वही आज हम चर्चा का जो विषय है सर, जो पूरी दुनिया का है, पर हम थोड़ा अलग डिस्कस करेंगे क्योंकि हमास और इजराइल का जो युद्ध है, इसकी चर्चा इतनी ज्यादा इतने चैनल्स पे हो रही है हाँ, कि मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, भारतीय सैनिक जो लेबनान में यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग में रुके हुए हैं, हाँ, उनकी संख्या ठीक ठाक है? हम्म। उनका क्या हो रहा है इसमें? उनके ऊपर कैसे ध्यान दिया जा रहा है? देखिए, वो तो एक यूएन ड्यूटी के तौर पर है। वो जैसे एक शांति सेना आप समझ लीजिए। उनका काम है सैन्य वर्दी में वो ज़रूर है लेकिन वो शांति स्थापित करने के लिए। तो अगर हम उस तरफ ध्यान ले जाना चाहते हैं तो हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि ये जो युद्ध है इसका आधार क्या है? अब इस युद्ध के आधार में किसको सही और किसको गलत कहेंगे आप? एक वक़्त था जब ज्यूज़ और यहूदी लोगों को बड़ी दया दृष्टि से देखा जाता था जब हम होलोकॉस्ट को याद करते थे। लेकिन आज क्या हो रहा है? अब यहाँ पे कहने का मतलब बिल्कुल नहीं है कि फ़लस्तीनी बड़े शरीफ हैं। भई उनके तरफ से भी हमास जैसा संगठन आया, तो टकराव तो दोनों तरफ से दूध का धुला कोई नहीं है। और ये कहते हैं ना नॉर्थ में एक वो है कि झगड़े की मठिया है ये। आपने झगड़े की मठिया रख दी है और रखी किसने है? ब्रिटिशर्स ने रखी है उस ज़माने में। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि जिस वक़्त ये कहा गया था कि इज़राइल को ले लें और जो उस वक़्त भी जो भौगोलिक स्थिति थी, अगर हम उस वक़्त की भौगोलिक स्थिति में भी चले जाएँ, चारों तरफ से मुस्लिम कंट्रीज़ से घिरा होने के बाद उस लैंड को आपने लिया है, मतलब आपने झगड़े की मठिया खुद ही ली है। ठीक है, आपकी मजबूरी थी, आपका कोई देश नहीं था, लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं था कि आप कुछ भी ले लें। अब जब कुछ भी ले लें तो वहाँ कुछ भी हो रहा है। क्या कोई व्यक्ति इज़राइल में जाकर बसना चाहेगा? मैं आज की बात नहीं कर रहा, आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, 15 साल पहले। मैं दुनिया के कई देशों में जाता रहा हूँ, पर मेरी लिस्ट में कभी इज़राइल नहीं था। क्यों नहीं था? तो मुझे इज़राइल में जाके क्या करना है? क्योंकि मुझे पता है वहाँ की स्थिति क्या है। जैसे मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहता, ऐसे ही मैं इज़राइल भी जाना नहीं चाहता, जैसे मैं अफ़गानिस्तान नहीं जाना चाहता। तो ये सब क्या है निशानियाँ? ये सब धार्मिक कट्टरता की निशानियाँ हैं और धार्मिक कट्टरता, मैं बिल्कुल ज़ोर देकर बोलना चाहूँगा, धार्मिक कट्टरता हमको शून्य, सिफ़र, ज़ीरो की तरफ ले जाती है। हम अगर सामने वाले पक्ष की धार्मिक कट्टरता को देख कर कहें वो इतना कट्टर है तो हमें भी होना चाहिए, यकीन मानिए आप गर्त में जाते चले जाएँगे। आज तक धार्मिक कट्टरता से किसी का उत्थान न हुआ है, न कभी हो सकता है। लेकिन सर एक आपने बात जो की थी इजराइल, भारतीय सैनिकों की, प्लीज प्लीज बा प्लीज प्लीज, हाँ। आपने भारतीय सैनिकों की बात की थी। देखिए कुछ ज़िम्मेदारियाँ हम एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निभाते हैं। जैसे भारत फ़िलिस्तीन को भी मदद भेज रहा है। आज ही स्टेटमेंट है मोदी जी का कि हम जी जी। भेज रहे हैं। वो कुछ ज़िम्मेदारियाँ हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निभानी होती हैं, पर हमारी उसमें आत्मा है? ये बड़ा सवाल है। मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे फ़ोन पर इज़राइल में कई भारतीय लोग रहते हैं जो मेरे संपर्क में हैं और वो मुझे अक्सर कभी वीडियोज़, कभी फ़ोटोग्राफ्स लगातार भेज रहे हैं। लगातार भेज रहे हैं। उनके यहाँ एक ऐप है, जब कोई हमला होता है, कोई रॉकेट लॉन्चर आता है, तो इस तरीके से कुछ मैसेजेस आते हैं उनके पास, वो भी मुझे अच्छा भेजते हैं। इस अच्छा। तरीके से भेजते रहते हैं कि सर मैं बहुत ज़्यादा टच में हूँ वहाँ के लोगों के। लेकिन उस सब के बाद भी मैं ये कहना चाहूँगा कि ये युद्ध किसी न किसी दिन तो रुक जाएगा और जिस भी दिन रुक जाएगा, उस दिन ये एहसास फिर से हो जाएगा कि इस युद्ध की कोई ज़रूरत थी नहीं। नहीं, मैं जैसे अब इजराइल के क्रिएशन की बात करता हूँ, जैसे आपने कहा धार्मिक कट्टरता की बात करी, लेकिन हुँ।
इजराइल का क्रिएशन ही अगर आप देखेंगे तो क्रिश्चियंस ने किया है उसको उसको अगर आप बिल्कुल देखेंगे बिल्कुल तो वो किया क्रिश्चियंस है, द्वारा लेकिन बनाया गया राष्ट्र है हाँ हाँ, लेकिन कि वो ये प्रॉमिस्ड एक लैंड है। वो अब्राहम को प्रॉमिस किया था भगवान ने कि तुम यहाँ जाके रहो और जीसस क्राइस्ट आके दोबारा यहाँ रिसरेक्ट होंगे, इसलिए इजराइल देखिए, बनाया गया है अगर आप धार्मिक रूप से देखेंगे तो। मैं वही कह रहा हूँ, देखिए क्या है, पुराने झगड़े, पुरानी बातें, बादशाह अकबर को किसने हरा दिया था, औरंगजेब का क्या हो गया था, और अगर हम उस जमाने में जाकर और चीजों को वैसा करना चाहते हैं, बड़ी कड़वी बात बोलूंगा, ऐसा संभव है नहीं। सिर्फ इजराइल के उसमें नहीं, कहीं पर भी नहीं। आज परिस्थितियां बदली हैं, आज चीजें बहुत बदल गई हैं। आज का इजराइल वो नहीं है जब दिया गया था 1948 में, वो इजराइल नहीं है। आज इजराइल के आगे सच है कि बड़े बड़े देश घुटने टेकते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद को वैसा डेवलप किया है। क्या इनकी स्थिति 1948 में थी? नहीं थी। 1948 में तो भटक रहे थे। ठीक है, ज्यूज बहुत कुछ कर रहे थे सोसाइटी के लिए, उस वक्त भी बहुत रेपुटेड फैमिलीज थी अमेरिका में, यूके में, और ये दुनिया में जहां भी फैले हुए थे। लेकिन तब की स्थिति और अब की स्थिति में फर्क है। शायद उस वक्त कुछ हो गया होता तो चीजें और होती, लेकिन हम देखिए, हमें जो करना है वो आज करना है। आप जो बात कर रहे हैं वो हजारों साल पुरानी है, और मैं ये बिल्कुल भी नहीं मानता कि जो हजारों साल पहले सही हुआ था, गलत हुआ था, पे मैं नहीं जा रहा हूं। जो भी हुआ था उसको हम आज बिल्कुल वैसा कर पाए, ये संभव नहीं। सर एक और सवाल है जो कई बार मेरे मन में भी आया था, कई लोगों के मन में, कई लोग पूछते भी रहते हैं कि लगभग 57 इस्लामिक नेशन, इसमें से लगभग 47 में शरिया फॉलो होता है या 40 में फॉलो होता है शरिया एज इट इज। बहुत सारे क्रिश्चियन राष्ट्र हैं, वो सेक्युलर अदरवाइज हैं, पर उनका जो राष्ट्र धर्म है वो क्रिश्चियनिटी ही है। जैसे यूके है, बहुत ज्यादा हाँ, लिबरल है पर राष्ट्र धर्म क्रिश्चियनिटी है। यस। तो क्या एक यहूदी राष्ट्र हो सकता है और उसी तर्ज पे क्या एक हिंदू राष्ट्र भी हो सकता है? मैं फिर से धार्मिक कट्टरता वाले पॉइंट पर आऊंगा। अगर हम इस दुनिया को धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं, मैं इसको कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं मानता। व्यक्तिगत रूप से मेरा ओपिनियन है। धार्मिक कट्टरता, मैं वहीं खड़ा हूं जहां पे मैं थोड़ी देर पहले खड़ा था, और मैं वहीं खड़ा रहूंगा जीवन भर। धार्मिक कट्टरता हमें कहीं पर भी लेकर नहीं जाती है। धार्मिक कट्टरता हमें सिर्फ नीचे लेकर जाती है। हो सकता है सर बहुत एक सारे लोग मुझसे असहमत होंगे, पर ये मेरा अपना थॉट है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एक तो हमने जो गलती करनी शुरू कर दी है, हम पिछले कुछ सालों से वो गलतियां कर रहे हैं। हम सामने वाले पक्ष की कट्टरता देखते हैं, इस्लामिक कट्टरता को देखकर हम हिंदू कट्टरता को और बढ़ाते जा रहे हैं। तो क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? मुझे नहीं लगता हम सही दिशा में जा रहे हैं। बहुत सारे लोग मेरे विरोधी हो सकते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। पर एक बात बताइए मुझे, जैसे हमारे गांव में कहावत, आप भी यूपी के ही हैं तो इसलिए आपको पता होगा, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ आऊंगा, आओगे मेरे घर पे आओगे तो क्या क्या लाओगे, हाँ। और तुम्हारे घर पे आऊंगा तो क्या क्या खिलाओगे। आप समझ रहे हैं इसका हाँ, कि समझ गया दोनों समझ तरफ गया। से मेरा ही स्वार्थ चित पूरा भी हो मेरी, रहा है। पट भी मेरी, चित भी जी, मेरी, पट तो भी व्हाट मेरी। हाँ। अबाउटरी, इसको भले लोग डिफाइन करें कि व्हाट अबाउट दिस, व्हाट अबाउट दैट, व्हाट अबाउटरी नहीं कर रहा हूं मैं सिंपल सा एक बात बता रहा हूं कि ये तो वही वाली बात है कि लोगों ने अपने लिए तो कर लिया है, और चूंकि एक कम्युनिटी, इजरायलियों को देखिए लगातार 2000 साल तक परसिक्यूट किए गए। हाँ भारत हाँ का भी हाँ। अगर मतलब आप डिवाइडेड था भारत, वो बात और है, बट अगर आप किताबों में, वेदों में देखेंगे तो भारत को एक सिंगल एंटिटी माना गया है। तो जी। अगर इस तरह से देखेंगे तो व्हाट अबाउटरी अगर छोड़ दिया जाए तो जिन लोगों को मौका मिला, जो ताकत में आए, उन्होंने तो अपनी मर्जी का कर लिया, लेकिन अब जो दूसरे लोग करना चाहते हैं उनको ये एग्जिस्ट नहीं करने देना चाहते हैं। इस पे अब धार्मिक कट्टरता तो बिल्कुल ठीक है, पर आपको इसमें देखिए, लॉजिक नहीं नजर आता? एक बड़ा मतलब दुखद स्थिति है या सुखद है, वो आप तय कीजिए। माइट इज ऑलवेज राइट वाला मामला है, ठीक है। और माइट फिर कई सेंस में है। माइट हम सिर्फ सेना के सेंस में नहीं कह रहे हैं, फिर हम आर्थिक संपन्नता भी देखते हैं, हम सामाजिक संपन्नता भी देखते हैं, हम जो स्तर है, हर स्तर से आज इजराइल बहुत मजबूत स्थिति में है। और इस बात के लिए मैं ये कहूंगा कि उन लोगों को सैल्यूट है कि वो इतनी विषम परिस्थितियों में रहते हुए भी वो जहां पहुंच गए, नो डाउट अबाउट इट। और एट द सेम टाइम मैं ये भी कहूंगा कि उन्होंने फिलिस्तीनियों पर भी अत्याचार किए, वो करते रहे, ठीक है। वो उनकी आपसी चलते रहे, ऐसा नहीं कि ये कोई दूध के धुले थे सिर्फ वहीं से हो रहा था।
दोनों आपस में भिड़ रहे थे, क्योंकि मैंने कहा ना झगड़े की मठिया लेकर बैठे थे, वहां पर बैठे थे। जी 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 जी। माफ कीजिएगा, मैं आपकी, अच्छा आप एक बार क्वेश्चन रिपीट करिए, मैं आता हूँ उस पर, मैं थोड़ा सा मैं भटक वही गया। वही सवाल है हाँ हाँ। दूसरे तरीके से पूछा गया कि अगर इतने सारे अलग अलग धार्मिक राष्ट्र एग्जिस्ट कर सकते हैं तो एक जू नेशन क्यों नहीं एग्जिस्ट कर सकता, उसके पीछे क्यों पड़े हैं सारे अरबी राष्ट्र पड़े हुए उसके पीछे? बात बिल्कुल सही है, लेकिन मामला फिर वही है कि क्या ये बिल्कुल साफ बंटवारा था? आप उस वक्त का मैप देखिए। जी मैंने देखा है। एक तो वो जो गाजा पट्टी है, वो ही प्रैक्टिकली मुझे समझ में नहीं आता कि वो कैसे एग्जिस्ट कर सकती है या कैसे एग्जिस्ट कर पा रही है अभी तक, और जिन हालातों में कर पा रही है उसे हमेशा ओपन जेल कहा गया। फिर हम वेस्ट बैंक देख लें, उसके बीच में अलग अलग छोटे छोटे पॉकेट्स अभी भी हैं। जी जी तो जो देखिए, मैं यहां पर आपको ये बताना चाह रहा हूं कि एक जो प्रैक्टिकलिटी होती है ना, किताबों में लिखा है, किसने क्या कहा है, इससे ज्यादा ग्राउंड पर आइए। जी आपको जी मैप देखकर समझ में आता है कि कोई कंट्री ऐसे एग्जिस्ट कर सकती है? कोई भी कंट्री नहीं कर पाएगी। जहां गाजा में जो है पानी और इलेक्ट्रिक सप्लाई इजराइल की तरफ से जा रही है, वहां इजिप्ट ने इतनी ऊंची दीवार कर दी है कि गाजा से कोई इधर ना कूद पड़े, तब भी लोग कूद रहे हैं। मैं फोटो देख रहा था, बहुत सारे फोटो आते हैं मेरे पास, मतलब बड़े बहुत ही अच्छे हमारे भारतीय भाई लोग हैं जो वहां पर काम कर रहे हैं। एक महिला है, दर्शक हैं, वो भी मेरे टच में, बहुत सारे लोग। तो ये जो आप देखिए ना कि एक तरफ मिस्र कहता है मदद भी करता है, उधर दीवार भी ऊंची कर लेता है। पड़ोस के घर में आग लगे तो भैया हम दूर से तमाशा तो देखेंगे, पर तुम इधर आ मत जाना। तो जो देखिए, मैं उस वक्त मैं नहीं था, और अगर मैं उस वक्त भी हुआ होता और पत्रकार होता तो मैं यही कहता कि ये जो किया जा रहा है ये गलत है, और मैं आज भी यही कहूंगा कि ये जो हुआ है वो गलत है। वो मुझे समझ में ही नहीं आता। वैसे एक मैं इजराइल की पुराने प्रधानमंत्री महिला थी, वो उनका मैं इंटरव्यू हम्म देख रहा था। हम्म हम्म तो कहती है फिलिस्तीन फिलिस्तीन, वो उस समय की बात कर रही है, फिलिस्तीनी हम्म फिलिस्तीनी ये नया डाला जा रहा है। एक्चुअल में अरब और यहूदी ही है यहाँ पे, यहाँ कोई अलग से नहीं, पर ये फिलिस्तीनी नया टर्म गढ़ा जा रहा था। अब बात करते हैं जो फिलिस्तीनी है, कई लोग क्लेम करते हैं उन्होंने अपनी जमीनें, चूंकि इजराइल अमीर है, उनको बेच दी है बहुत सारी जमीनें, ऊपर ही ऊपर कुछ और डील कर ली है, पैसे ले लिए गए हैं। अब ऐसे उदाहरण देता हूँ, पाकिस्तान, ठीक है, आप सही इस्लाम के कह नाम रहे पे। हैं। हाँ। आप सही कह हम्म। रहे हैं, मैं आपको और डिटेल में बता देता हूँ। जो मेरी वहां के लोगों से बात हुई, उनका ये कहना है कि पैलेस्टाइन पॉकेट्स में बहुत सारे इजरायली लोग बस गए हैं, और शायद उनकी संख्या हजारों में है, और हाँ उन्होंने लैंड्स वहां परचेज की हैं। ये हुआ है, तभी तो मैं कह रहा हूँ वो अब जो नक्शा है ना वो देखने में बहुत ही खराब दिखता है। वो पॉकेट्स जी पॉकेट्स जी पॉकेट्स पॉकेट, इधर ये इधर, वो तो वैसे कोई कंट्री कैसे एग्जिस्ट करेगा? और देखिए, कुछ चीजें होती है ना बुनियादी तौर से ही वो गलत हो चुकी हैं। पहली बार तो जिस तरह से वो लैंड दी गई थी, मैं तो उसी को सिरे से नकारता हूँ कि वो वो, मतलब वो तो इंडिया 101%। पाकिस्तान भी ऐसा ही था सर, इंडिया पाकिस्तान को भी ऐसे ही ब्रिटिश ने बांटा था। देखिए, इंडिया पाकिस्तान में इंडिया इसलिए बच गया कि हमारे तीन तरफ समुद्र है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। समझ रहे हैं? वहां स्थिति नहीं है। वहां तो मतलब आप कैसे मैं समझाऊं कि मतलब आपने बिल्कुल बीच में, और जाओ ऐश करो। उसको देते वक्त ही पता था कि ये होगा। ये कोई हैरानी की बात नहीं है, यही होना था इसका, और वही हो रहा है। और बदकिस्मती से पिछले कुछ सालों के दौरान हम जो सब राइटिस्ट हो गए हैं, सब कट्टर हो गए हैं, उसने और बेड़ा गर्क कर दिया है। अभी न्यूजीलैंड में भी राइट विंग वाले आए हैं, बिल्कुल तगड़े आई वाले। नो, अमेरिका में क्या हुआ, ट्रंप ने क्या, ट्रंप भी तो राइट विंग थे ना वहां पे। सब हाँ जगह हाँ हो रहा हाँ। है, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, बट कहीं पर भी हो रहा हो। मैं लेफ्टिस्ट नहीं हूं, और मैं राइट का भी सपोर्टर नहीं हूं। मैं कोशिश करता हूं कि मैं जितना न्यूट्रल हो सके उस ग्राउंड पर रहूं, लेकिन मुझे नहीं समझ में आता कि धार्मिक कट्टरता से किसी को कुछ मिलने वाला है, किसी देश को। कहीं आप वॉर हो रही, कहीं किसी लेवल पे, एक तो सबसे पहले तो आपका व्यापार चला जाता है, आपकी इकोनॉमी जी जी चली जाती है, तो आप कैसे एक डेवलप नेशन पढ़ोगे? आप सोचो ना कि आप सुबह उठो और आपको ये हो कि मुझे पड़ोसी के घर पे गोला दागना है, तो आप इकोनॉमी के बारे में क्या सोचोगे, और कितने गोले दागोगे? और गोले दागने के लिए जो इन्वेस्टमेंट हो रही है उसका आरओआई क्या है? कुछ भी नहीं है, टोटल जीरो वेस्ट है वो। जी अगर बिल्कुल। ₹1 का भी गोला दागा है या 1 लाख का दागा है, तो मैं उस दिमाग से सोचता हूँ। जैसे अभी कई लोग हैं जो भारत कैसे डिवाइड हो गया, भारत को अगर आप देखेंगे, भारत में इतना डीप डिवाइड है
कि जो मुसलमान कट्टरता है वो चाहता है कि हमास ने जो किया है गले काटे वो भी ठीक किया है, उसमें भी कोई गड़बड़ नहीं है, वो भी वहां तक की लोग जस्टिफाई करने को तैयार हैं कि भाई जो गर्दनें काटी गई हैं वो भी ठीक हो गया है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें एज सच। तो हिंसा ये को तो जस्टिफाई किया ही नहीं जा सकता किसी भी तरीके से, चाहे वो हमास की हुई हिंसा हो या वो इजराइल की हुई हिंसा। हिंसा को हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? हिंसा का तो परिणति एकदम बर्बादी में है ना। हम हिंसा को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? कौन से अच्छे इस दुनिया में कौन से वॉर से किसको क्या मिला है? हर वॉर सबने हारा है, जान माल की हानि होती है, दोनों तरफ होती है, कहीं ज्यादा कहीं कम, और उसके बाद आप उससे भी नीचे स्तर से शुरू करते हैं क्योंकि फाइनेंशियली आप डाउन हो जाते हैं, चाहे आप युद्ध सो कॉल्ड जीत लें या हार जाएं, जो भी हो, लेकिन आप नीचे से शुरू करते हैं। तो मुझे तो नहीं समझ में आता, अल्टीमेटली तो ये वॉर रुकनी है, उस वॉर के बाद दोनों ही फिर नीचे से शुरू करेंगे। ये क्या वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत लग रही है आपको, ये कि वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो रहा है? ये कहीं से फील है आपको इस तरह ईरान का? और इस सब के स्टेटमेंट के बाद मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे जुबान पर सरस्वती बैठी हो इस समय लेकिन हाँ, कुछ ऐसा संभव लग तो रहा है, लेकिन ईश्वर करे ऐसा ना हो। एक स्पेकुलेशन ये भी है कि यूक्रेन और रशिया वॉर, पहले उस पे था, वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो रहा है, फिर अब इस पे हो गया। मुझे तो लगता है कि वर्ल्ड वॉर 3 का जो हवा है वो बहुत बड़ा है, पर मुझे लगता नहीं कि शुरू होता है कभी वर्ल्ड वॉर 3। कहने की एनी बातें हैं, आप एनी कुछ वॉर एनी वॉर इज अ ईगो वॉर। वर्चस्व की लड़ाई है। किन्हीं दो का खराब हुआ दिमाग, उन दो को देख के और चार का खराब हुआ। जैसे हमने भी कट्टरता सीख ली किसी से, सामने वाले पक्ष से, कि वो कट्टर है तो हम भी कट्टर होकर दिखाएंगे। तुम गाली देते हो तो हम भी गाली देकर दिखाएंगे, तुम मारते हो तो हम भी मार के दिखाएंगे। अगर ऐसा होता है तो यही होगा। लेकिन हाँ, मुझे ये लगता है कि ऐसे लोगों की संख्या बहुतायत ज्यादा है जो सामने वाले को देखकर अपना सिग्नेचर बदल लेते हैं। मुझे लगता नहीं बदलना चाहिए, पर लोग बदल लेते हैं। जी। और एक बात और बताइए कि जो आप कह रहे थे शुरू में कि भारत मदद तो कर रहा है फिलिस्तीन की, पर उसमें शायद ऐसा नहीं होता कि बहुत खूबसूरत है हर बात, लेकिन अगर दिल भी होता तो क्या बात होती अगर आपको डिप्लोमेटिक होगा। सी, आप देखिए ना, कूटनीतिक जो मामले होते हैं उसमें दिल नहीं होता है। जाते तो प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान भी गए हैं, पर क्या उसमें दिल था? दिल नहीं रहा होगा ना। मतलब बहुत सी डिप्लोमेसी हमें करनी होती है, जो हम करते हैं करने के लिए करते हैं, क्योंकि आप एक इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी का आप हिस्सा हैं तो हैं, वहां पे आपको बहुत सी चीजें करनी होंगी। सर, हमास का डॉक्यूमेंट पढ़ रहा था मैं, जो उन्होंने रीट्रेट करा है। उसके डॉक्यूमेंट में ये लिखा गया है कि आर्टिकल 8 में लिखा है कि द हमास डॉक्यूमेंट रीट्रेट्स द मुस्लिम ब्रदरहुड स्लोगन अल्लाह एंड इट्स गोल, द प्रॉफिट इज मॉडल, द कुरान इज its constitution, jihad is the path, and death for the sake of Allah is the wish of this particular Hamas. तो हमास का जैसे होता है ना कि कई बार भारत में अगर आप देखेंगे कि नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते कुछ विपक्षी पार्टियां राष्ट्र विरोध जेन्युइनली करने लग जाती है। तो ये हमास और फिलिस्तीन के बीच में लाइन को मिटा क्यों रहे हैं लोग, जब जब इसके कंडेमनेशन की बारी आ रही है? तो देखिए, हमास जैसे जो संगठन होते हैं, वो सबसे पहला काम तो ये करते हैं कि वो धर्म को गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। हमारे यहाँ भी ऐसे संगठन हैं और सभी धर्मों में ऐसे संगठन हो जाते हैं जब स्थिति इस लेवल की आती है। तो सबसे पहले तो आप धर्म को गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, और उसके बाद जब आप धर्म की व्याख्या आप गलत करने लगते हैं तो आप अपने ट्रैक से पूरी तरह से उतर जाते हैं। उतरते उतरते आप वहां पहुंच जाते हैं जहां पे आप खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, अपने धर्म को, अपने देश को, अपने समुदाय को, अपने आसपास। तो हमास के साथ भी वो है। हमास क्या कहेगा? हमास कहेगा कि हम फिलिस्तीनियों के लिए लड़ रहे हैं। अब कितने फिलिस्तीनी जो हैं वो हमास को पसंद करते हैं? नहीं है कोई। वहां पर उनके जो राष्ट्रपति साहब हैं, वो तो अब्बास साहब हैं, वो तो कहीं दिखते नहीं है। एक स्टेटमेंट शायद उनका आज आया है, कहीं दिख रहे थे वो तो कहीं गायब ही, उनको तो कहीं पीछे कर दिया है। हमास ही हमास आगे, एज इफ कि हमास ही पैलेस्टाइन को रिप्रेजेंट कर रहा हो, ऐसा लग रहा है।
पर सर उसके लिए तो सड़कों पे लोग उतर के तो तालियां तो खूब बजा रहे थे, वो गाजा में बजा रहे थे, वेस्ट बैंक में बजा रहे थे। देखिए तो ये कौन देखिए लोग हैं जो तालियां बजाते हैं? नेतन्याहू के भी विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। हाँ, वो जब तो ऐसी मेरे हिसाब से तो होने चाहिए सर। मैं बोल रहा हूँ कि जो जो लड़कियां मारी गई हैं उनके मैसेजेस हैं उनके माँ बाप के पास कि 6 घंटे हो गए ना पुलिस आई है ना आर्मी आई है, 8 घंटे हो गए ना पुलिस है ना आर्मी है। बिल्कुल होनी चाहिए प्रदर्शन भाई। आपका मतलब या तो आपने प्लान किया है ये सारा का सारा, आपके जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स वाले करना चाहते थे। भाई आप बता मेरा दो, एक सच बात बताओ यार। हाँ मेरा एक बहुत पुराना सवाल है जिस पर काफी लोग भड़क भी जाते हैं कि धर्म हमारी रक्षा करेगा या हमें धर्म की रक्षा करनी है। तो जब आप एक ऐसे लैंड पर जाकर बसे हैं सिर्फ इसलिए कि वहां धर्म आपकी रक्षा करेगा, तो कहाँ है? रक्षा तो आपको करनी है। जब आपको रक्षा करनी है तो आप एक ऐसी जगह पर ऐसा फैसला लेते। देखिए क्या होता है, एक चीज जब शुरू से गलत होती चली जाती है ना, तो उसमें सिर्फ सिर्फ गलत ही गलत चीजें होती हैं। आप जो बात कह रहे हैं उसको मैं समझ रहा हूं, वहां गलती क्या हो रही है। आपने कहा साहब वही हमारी पवित्र भूमि है, तीन तीन धर्म उसको मानते हैं। आज वो पवित्र भूमि शायद सबसे ज्यादा कोई नहीं जाना चाहेगा वहां पे। कौन जाना चाहता है आज की डेट में वहां पे? तो अगर भूमि पवित्र होती तो वहां कभी ऐसा होता नहीं। ये बात हम समझेंगे नहीं कभी, क्योंकि इसमें क्या है, हमारे ईगो पे लग जाता है कि अरे आपने ये कह दिया। देखिए आप अपने घर को ही स्वर्ग बना सकते हैं, आप अपनी ही घर को तीर्थ स्थल भी बना सकते हैं, और आप तीर्थ स्थल को युद्ध स्थल भी बना सकते हैं। ये आपके ऊपर है। वही है कि कोई कोई धर्म ये गारंटी नहीं देता कि ये धर्म जो है आपको हमेशा शांति प्रदान करता रहेगा, क्योंकि आप किसी भी धर्म को उठा लीजिए, लोग उसके नाम पे अशांति कर देते हैं। अब वो धर्म बेचारा कहाँ जाए, उसने तो कभी अशांति का संदेश दिया नहीं। ये गलत इंटरप्रिटेशंस, ये अपने तरीके से चीजों को समझ लेना, मान लेना, जो हमारे दिमाग में चल रहा है वही सही है, तो उसके नतीजे हैं। पर जैसे अभी मैं पढ़ रहा था उनको, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनके व्यूज भी, जबकि वो तो बहुत ही लर्नेड है, उनका व्यू है टू द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया अ हिंदू इज अ काफिर एंड देयरफॉर अनडिजर्विंग ऑफ रिस्पेक्ट एंड इक्वल ट्रीटमेंट। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने अपनी किताब पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान या पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया में लिखा है। तो मैं एक बात जानना चाहता हूं कि मुसलमानों की लड़ाई यहूदियों से वहां पर है, भारत के मुसलमानों की लड़ाई हुई, उन्होंने डिसाइड करके 2 हिस्से ले लिए। इसी प्रकार से जो जितने भी क्रिश्चियन नेशन है वहां पे जो भी मुसलमान जा रहे हैं, या तो उनकी उनके बारे में कोई लड़ाई है, या जैसे ये किताब जिसकी मैं बात बता रहा था आपको, ये वाली किताब इसी बारे में है, द डेथ स्ट्रेंज डेथ ऑफ यूरोप, इसी की कहानी है पूरी। तो आखिर ऐसा क्या है इस दीन में या इस मजहब में जिसकी वजह से गड़बड़ हो ही जा रही है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जा रही है, और वो चीज मैं नहीं समझ पा रहा हूं। मतलब धर्म सही तरीके से कौन समझाएगा मुझे कि भाई ये इस्लाम नहीं है, ये इस्लाम है? देखिए पहली बात, गलत इंटरप्रिटेशंस कहाँ से शुरू होती हैं, मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ। इस्लाम में जो रोजा रखते हैं फिर वो खजूर से तोड़ते हैं। क्यों तोड़ते हैं खजूर से? आम से क्यों नहीं, सेब से क्यों नहीं, केले से क्यों नहीं, तरबूज से क्यों नहीं? उसका एक छोटा सा कारण ये है कि जिस जगह पर ये रिलीजन शुरू हुआ वहां खजूर के पेड़ ही बहुतायत में होते थे। जी जी। तो ये जो लकीर को पीटने वाला मामला है ना, कि हमको कहा गया साहब कि आपकी जो सबसे करीब चीज है आप उसका बलिदान कर दो, तो हम कल खरीद लाए बकरा, हफ्ते भर पहले हमने उसको 1 हफ्ते मेवे खिला लिए, 1 हफ्ते में तो क्या ही लगा हुआ होगा हमारा, और हमने उसकी बलि दे दी और हमने कहा देखो हमने ये कर दिया। तो क्या इसका ये सही इंटरप्रिटेशन है? नहीं। ऐसे बहुत सारी चीजों के सही इंटरप्रिटेशन दिए ही नहीं गए। गहराई में उतर के समझे कौन? लिखी हुई लकीर को पीटते रहिए और आप बन जाएंगे। 101% गलत इंटरप्रिटेशंस ही ऐसी चीजों के कारण बनते हैं। गलत इंटरप्रिटेशन, चीजों को सही तरीके से नहीं समझना। मैंने खजूर का जो उदाहरण दिया, बकरे का जो उदाहरण दिया, वो इसीलिए दिया है, गलत इंटरप्रिटेशन ही है। तो क्या जो मेरे मुस्लिम दोस्त, जो मुझे बहुत अच्छा दोस्त मानते हैं, मुझे मेरी मदद करते हैं, तो क्या वो अधर्मी है? नहीं, वो तो नहीं है। उन्होंने तो मुझसे कभी नहीं कहा कि वो अधर्मी है, मेरी मदद कर रहे हैं। तो गलत इंटरप्रिटेशन ही है। और देखिए नेताओं को तो गलत इंटरप्रिटेशन का सबसे ज्यादा फायदा मिलता है।
कोई हिंदू है उसे आधा पढ़ा दो, मुस्लिम है उसे आधा पढ़ा दो, और आधा पढ़ा हुआ उनके सबसे काम का होता है क्योंकि वो आधा पढ़ा हुआ होता है। उन्हें आधा पढ़ा हुआ ही चाहिए, उनको सवाल पूछने वाला चाहिए ही नहीं। उनको तो गुलाम चाहिए जिसको वो बोले और वो जाकर तीर दाग कर आ जाए। जो सवाल पूछता है, सवाल पूछने वालों से तो एलर्जी है, तभी तो सवाल पूछने पर वालों के सवाल सामने नहीं आते सवाल लोग। पूछने वाले से तो उलेमा को भी एनर्जी है, पंडित जी को भी हाँ, एनर्जी है, हाँ, एलर्जी है, हाँ, सबको मोदी है, जी को भी, सबको एलर्जी है। सबको है। सवाल मत पूछो, बस तो फिर हाँ हाँ सवाल बोलते क्या रहो। है, तीर की तरह चुभते हैं ना, लगते हैं। सवाल मैं आपसे कब पूछूंगा, जब मैं आपकी बात पर पूरी तरह से यकीन नहीं करूंगा। और यकीन नहीं करने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपका कोई इंसल्ट कर रहा हूं। मेरा अधिकार है पूछना। मैं अगर इस देश का नागरिक हूं या पत्रकार हूं या टैक्स पेयर हूं तो मैं पूछूंगा, हाँ, कि क्यों नहीं हुआ। लेकिन आपको फिर सवाल वैसे चाहिए नहीं। सवाल आपको चाहिए टॉनिक वाले, आम वाले, या अच्छे कान कर्णप्रिय। तो वो तो मूर्ख व्यक्ति पूछ सकता है, मूर्ख लोग पूछते हैं, मूर्खों की दुनिया है, चल रहा है। अच्छा, मुझे एक जो हम वर्ल्ड वॉर 3 की बात कर रहे थे, मुझे एक पर्टिकुलर एक आर्टिकल पढ़ रहा था मैं, उसमें कहा गया था कि अभी क्या हुआ है, इजराइल यूक्रेन पर से फोकस हट गया सबका कि वहां क्या हो रहा है। तो कई लोग ये क्लेम कर रहे हैं, हो सकता है। रूस यूक्रेन से अच्छा, फोकस हट माफ गया। कीजिएगा, रूस हाँ, यूक्रेन। हाँ, 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 माफ हाँ, कीजिएगा। हाँ, हाँ। तो रूस यूक्रेन पे सबका ध्यान हट गया, तो कई लोग कहना है कि ऐसा ना हो कि यूक्रेन में कुछ इंटरनल जॉब, क्योंकि यूक्रेन को बड़े पैसे मिल रहे थे, तो कुछ लोगों का कहना कहीं ऐसा ना हो जेलेंस्की हम अंदर ही कुछ कांड कर ले, ताकि भाई ये ध्यान इधर आए कि ये कहाँ नया शुरू कर दिया तुम लोग, अभी तो हम पैसा बना रहे थे इस पे। तो युद्ध कुल मिला जुला के पैसे बनाने का एक वो बन गया है। देखिए, यूक्रेन वॉर जब शुरुआत में शुरू हुआ था, हमारे बहुत सारे जर्नलिस्ट वहां पर गए थे, कवर कर रहे थे, पूरी दुनिया की नजरें थी उस पर। और कोई भी वॉर हो, कुछ भी हो, कोई भी इवेंट हो, अगर वो बहुत लंबा चल जाता है तो डेफिनेटली लोगों का ध्यान वहां से हट जाता है। क्योंकि कारण ये नहीं है, अभी आप देखिए, चलिए रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा था और 7 अक्टूबर से हम माने ये जंग शुरू हुई है, तो क्या 7 अक्टूबर के पहले हम रूस यूक्रेन के बारे में खबरें देख रहे थे क्या? मेरे ख्याल से खबरें 6 महीने से आनी बंद हो चुकी हैं, लगभग 6 महीने तो हो ही हाँ, चुके हैं। स्लो डाउन हो तो गया काफी। मुझे नहीं लगता कि ये कोई, हम मतलब वहाँ पे कैमरास नहीं है या मीडिया नहीं है या कवरेज नहीं है और उसकी वजह से कुछ होगा। आई डोंट थिंक कि उसकी वजह से कुछ होगा। हाँ, जहाँ तक बात है ज़ेलेंस्की की, डेफिनेटली बिना सपोर्ट के वो नहीं कर पाते, और मुझे लगता है कि बून इन डिस्गाइज हो गया उनके लिए कि उनको जो लेवल मिल गया अभी यूक्रेन को, वो शायद वैसे नहीं मिल पाता। हालांकि बहुत नुकसान हुआ है वहाँ का, लेकिन फिर भी, वैसे तो वॉर ने कभी किसी का फायदा किया नहीं है, लेकिन तब भी मैं कह रहा हूँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जेलेंस्की और यूक्रेन जिस लेवल पर आ चुके हैं, अम, वो बहुत हद तक उन्होंने चीज़ों को संभाला है। सर, एक और सवाल ये है कि जो जो इजराइल वाला युद्ध है, उसमें भी एक और सवाल उभर के आता है कि किस प्रकार से इजराइल ने, मोसाद ने, सीआईए ने, सबने इंटेंशनली इग्नोर करा कि क्या कर रहा है हमास उसको। जहां तक कई सारी रिपोर्ट इस तरह की आ चुकी हैं, इंटेंशनली इग्नोर करा गया है। उसको इग्नोर करने के बाद इन्होंने क्या किया कि एक तरह से इनका प्लान है, और ये प्लान, ये बातें मैं आपको वो बता रहा हूं जो यूक्रेन में हुआ। यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले एक कंपनी है ब्लैक रॉक और एक कंपनी है वैनगार्ड, इन्होंने शेयर खरीदे थे लॉकहीड मार्टिन रेथियन में, शेयर खरीदे अपने लिए। यूक्रेन युद्ध से पहले और बाद में कंपनी के शेयर में 1500% की वृद्धि हुई है, युद्ध होने के तुरंत बाद में, इन कंपनियों के। तो अगर 1 रुपए का खरीदा होता मैंने, तो मुझे 1500 मिलते, और अगर 1000 करोड़ का लेता तो मुझे 150 करोड़, सॉरी 1.5 लाख, मतलब $150,000 मिलते मुझे। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये इंटेंशनल तो नहीं चला गया मामला कि चलो शुरू कर लेते हैं, क्योंकि यूक्रेन वाला धीरे सब्सिडाइज हो रहा है, क्योंकि मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है अमेरिका का, पेंटागन के अंतर्गत जो आता है, वो लगातार ऐसे काम करता रहता है जहां पे उसको चाहिए होता है कि भैया युद्ध चलते रहने चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। हम्म। हाँ, इस पूरे मामले में तर्क तो है, क्योंकि जो बात, सबसे पहली बात स्ट्राइक हुई थी वो ये थी कि मोसाद को कैसे पता नहीं चला। इवन सीआईए बहुत अच्छे से प्रेजेंट है वहां पे। एग्जैक्टली।
तो दोनों को नहीं पता चला, ये डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि हमास को ठीक है जो एड मिल रही है अरबिक कंट्रीज से मिल रही है, वहां से मिल रहा है, लेकिन इतना बड़ा कि जिस लेवल का अटैक उन्होंने किया है और उनको कानों कान खबर नहीं थी, ये थोड़ा सा मुश्किल से पछता है। सर एक और सबसे अंत में वही पूछूंगा आपसे कि भारत जिस तरह से डिवाइड हो रहा है उसको कैसे रोका जाए। आज ही मैंने एक स्टोरी करी है काजी नजरुल इस्लाम पे, मतलब इतने शान, आप आई एम श्योर आपने पढ़ा होगा उनके बारे में। वो बंगाल के अब तक के मुझे लगता है रविंद्रनाथ टैगोर के बाद शायद सबसे बड़े वो राइटर्स में से एक हैं, वो काजी नजरुल इस्लाम, और जेन्युइनली एक सेक्युलर आदमी थे वो। उनकी कहानी पढ़ के कुछ मोमेंट पे तो मुझे इमोशनल भी हो गया था मैं कि कोई आदमी ऐसे कैसे रह सकता है जैसे वो थे। भारत जो डिवाइड हो रहा है इजराइल और हमास के नाम पे, उसका क्या, उसको कैसे फिक्स किया जाए? व्हाट इज द बेस्ट वे टू फिक्स दैट? मैं आपका थोड़ा सा ध्यान ले जाना चाहूंगा मध्य प्रदेश के चुनावों की तरफ, जहां पर केंद्रीय मंत्री और सांसद विधायक के चुनाव लड़ रहे हैं। इसका कारण ये है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को अपनी सत्ता जाती हुई दिख रही है, और भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है उसके बाद से जो हमारे देश का माहौल बदला है, वो मेरे कहने से नहीं, वो दुनिया जानती है, सब देख रहे हैं, मैं अकेला इस प्लेनेट पे नहीं घूम रहा हूं। बहुत हद तक स्थिति चुनाव के बाद क्लियर होगी कि जनमानस क्या कहता है, क्योंकि हम अभी देखिए, अगर आप मुझसे अभी सवाल पूछेंगे तो मैं क्या कहूंगा, मैं अखबार तो चले छोड़ दीजिए, न्यूज चैनल हमारे देश में एग्जिस्ट नहीं करते, मैं सोशल मीडिया को देखूंगा। सोशल मीडिया भी बहुत हद तक गवर्न्ड है। तो असल मामला जो आपने सवाल पूछा है, इसका जवाब दिसंबर के महीने के बाद कुछ हद तक सामने आएगा कि क्या जनता वाकई त्रस्त हो चुकी है इस तरह के बंटवारे से। यहाँ मैं कांग्रेस का समर्थन बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, मैं इस चीज को कहूंगा, क्योंकि जातिगत जनगणना की जो बात की जा रही है, तो कांग्रेस जातियों में बांटना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी का निशाना कहीं और है। तो दूध का धुला तो इन दोनों में से कोई नहीं है। बात रही जनता की, तो जनता तक ये मैसेज क्या क्लियर कट पहुंचा है, नहीं पहुंचा है, दिसंबर में इसका जवाब मिलेगा। क्योंकि अगर सोशल मीडिया देखकर मैं जवाब दूंगा तो नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि सोशल मीडिया भी बहुत तरह तरह से गवर्न है। अखबार हमारे यहाँ सच छापते नहीं है, न्यूज चैनल खत्म हो चुके हैं। तो इसका जवाब चुनाव के बाद समझ में आना शुरू होगा कि जनता को ये वाला जो कुजीन था अब उससे मन भर गया, या यही कुजीन उनको चलेगा। मध्य प्रदेश वाला तो मैंने भी कई लोगों से सुना है कि मध्य प्रदेश शायद भाजपा भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी। कई लोगों ने आज शायद ही मोदी जी ने राजस्थान जीत चिट्ठी भी जाएगी। लिखी है, मोदी जी ने चिट्ठी भी लिखी है आज मध्य प्रदेश की जनता के नाम। आप बताइए ना, जो श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, वो विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, जो हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, जो सांसद हैं वो भी लड़ रहे हैं। तो आप सोचिए ना कि आप मतलब ये मतलब कल को ऐसा ना होने लगे कि इन लोगों से महानगर पालिका के चुनाव इनको खड़ा करना पड़े पार्षद में। तो ये स्थिति क्या बन रही है, मतलब क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि देखिए क्या होता है, विकास के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर आप कुछ करेंगे, जनता को वो दिखेगा। विकास कहीं आंख बंद करके कोने अंधेरे में तो होता नहीं है। अब मध्य प्रदेश की जनता इसलिए परेशान है कि 18 साल से जो वादे किए गए वो कभी पूरे नहीं हुए। किलो के हिसाब से वादे होते हैं, किलो के हिसाब से नहीं किए जाते हैं। तो ये जो आपके सवाल का जवाब है ना, मुझे लगता है दिसंबर के दूसरे तीसरे हफ्ते में हमें पता लग जाएगा। और चलिए राज्य पे चूंकि हम बात नहीं कर रहे हैं, हम इजराइल और हमास पे ही रखते रहते हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारा देश डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत गलत हुआ जो हुआ। देखिए हमारा देश बिल्कुल डिवाइड नहीं होगा, लेकिन उसकी बहुत हद तक जिम्मेदारी राजनेताओं की बनती है कि पब्लिक अगर आपको फॉलो कर रही है तो आपकी तरफ से भी ऐसे स्टेटमेंट्स ना आए। पब्लिक तो पीछे चलने वाली है, आप लीडर हैं, लेकिन यहाँ के तो लीडर्स ही ऐसे स्टेटमेंट दे देते हैं। इसीलिए मैंने चुनाव का जिक्र किया, मध्य प्रदेश का किया, ताकि मैं आपको एक थोड़ा सा आंसर उस तरफ ले जा सकूं जहां मैं ले जाना चाह रहा था आपको। बड़ा ही एक अजीब सा चल रहा है। मैं उम्मीद करूंगा कि इजराइल और हमास तो कम से कम ना बांटे हमें। चलो ठीक है, मान लिया पाकिस्तान के लिए कुछ लोगों का प्रेम है, कुछ का हिंदुस्तान के लिए, कुछ का किसी के लिए। कम से कम इजराइल हमास ना बांटे, मतलब ये तो हद हो गई कि मतलब किसी और देश में कुछ और हो रहा है, उसमें हम लड़ रहे हैं। हद हो गई है बिल्कुल। आयरनी आयरनी ये है, हम देखिए, हम इजराइल हमास पे नहीं लड़ रहे हैं, हम हिंदू मुस्लिम पे ही लड़ रहे हैं। हम इजराइल हमास पे हम्म। नहीं लड़ रहे हैं, हम हिंदू हम्म। मुस्लिम पे लड़ रहे हैं। हमने यहूदी को हिंदू मान लिया है और हमास तो मुस्लिम है ही।
हमें हमारा मणिपुर नहीं दिखता है, हमारे जर्नलिस्ट को भी नहीं दिखता है, हमारे सीजीआई साहब को दिखता है, तब वो सवाल पूछते हैं, तब प्रधानमंत्री जी उस पर जवाब देते हैं, वरना तो मणिपुर की चिंता कैसे है। इतना ही एक हमारे दिल में दर्द हो रहा होता तो हम मणिपुर की पूछ लेते, लेकिन हमें तो हिंदू मुस्लिम करना है। ये जो हिंदू मुस्लिम करने की जो एक यहाँ पे अब शुरू हो गया है नया ट्रेंड कहें या जो भी कहें, यही घातक सिद्ध हो रहा है। हमें इजराइल की भी फिक्र नहीं है और हमें हमास की भी फिक्र नहीं है, हमें किसी की फिक्र नहीं है। हम बस हिंदू मुस्लिम की बहस में उलझा के रखना चाहते हैं। मणिपुर में जो मैंने और डिटेल में पढ़ा है, तो मुझे ये पता चला है कि शायद ये है कि जो देखिए मैं एक उसको मैं इसको ना बहुत अलग तरीके से देख रहा था। मैंने ये देखा कि जो कुकी लोग हैं, शायद वो क्रिश्चियन हैं, जो कुकीज़ हैं वो क्रिश्चियंस हैं ज्यादातर और वो क्रिश्चियन है, ज्यादातर। हाँ, हाँ। और म्यांमार की तरफ से शायद उन्होंने अपने लोगों को बुलाया था। मैतीज़ जो हैं वो बहुत दिनों तक डेमोग्राफी चेंज होते हुए देखा उन्होंने और उसके बाद फाइनली देखिए वही वाली बात है ना, मेरे आसपास का माहौल बदलता जाएगा, मैं देखूंगा तो है ही कि बदल रहा है। उसी में किसी ने एक चिंगारी डाली और फिर जो मेरा पुराना फ्रस्ट्रेशन है एज अ जनता, वो निकल के बाहर आ गया। वो भले ही पॉलिटिशियन नहीं किया, मैं यकीन भी करता हूँ, पर फ्रस्ट्रेशन तो मेरी थी ना। जनता हैज टू बी ब्लेम्ड फॉर दैट, चाहे वो हिंदू मुस्लिम करने वाले लोग हो, चाहे वो मणिपुर के लोग हो। एट द एंड ऑफ द डे, अब जैसे रिसेंटली वहां पे उत्तराखंड में आया था, पेपर पकड़ा दिए गए कि आप यहाँ पे मत बसिए आप, ठीक है। वहां पे सतपुली जगह है, कई जगह है उत्तराखंड में जहाँ पे उन्होंने जाके लिटरली पेपर दे दिए कि आप हमारे यहाँ मत बसिए। अब क्या है कि कुछ दिनों बाद ऐसे पेपर आ जाएंगे कि तुम लोग निकलो यहाँ से। अब तो मेरा यही सवाल है कि हाँ प्लीज। हाँ, मैं समझ गया आपकी बात। मैं इसमें बस एक ही बात कहना चाहूंगा, जब हमारे यहाँ के सेना पर आक्रमण हुआ, जब भारतीय सेना के जवानों पर आक्रमण हो रहा था और उस वक्त हम चुप थे और उस वक्त एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया खबरें के क्यों लोगों नहीं को आई है बुलाया। बाहर? खबरें भी नहीं आई है बाहर। मैं बता रहा हूँ ना आपको, हाँ हाँ। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया पर एक केस हुआ है, आपको मालूम होगा, वहाँ जो लोग नहीं गए नहीं थे। सर, नहीं मैंने फाइल नहीं किया। एडिटर्स क्या हुआ, जब वहां पर सेना पर आक्रमण होना शुरू हुआ और ये खबरें नहीं आई, तो सेना की तरफ से कांटेक्ट किया गया। ये कहना है एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के लोगों का, और उनके कहने पर ये लोग वहां जाते हैं, कवरेज करते हैं और फिर इनके ऊपर केस हो जाता है। मेरी चिंता ये थी कि हमारे देश में हमारी ही सेना पर अगर वहां हमारे लोग मैं इसलिए कह रहा हूँ भारत में रहने वाले लोग, चाहे वो कहीं से बिल्कुल भी आए, बिल्कुल। वो अगर आक्रमण करेंगे और हम तब भी अगर चुप हैं, सिर्फ इसलिए कि क्योंकि वहाँ के जो मुख्यमंत्री महोदय हैं, उन्होंने बहुत दिनों बाद सरकार बना दी और अगली बार कब बनेगी पता नहीं, इसलिए हम उनको कुछ कहेंगे नहीं। वो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फिगर है वहाँ की, और उनके समर्थक उनका कैमरे के सामने वो जो इस्तीफा फाड़ने का नाटक हुआ था, उसने तो मतलब डेली सोप्स को भी मात दे दी थी। तो बिल्कुल ये चीज थी। मैं यहाँ पर बहस ये नहीं कर रहा हूँ कि कुकी ने गलती की या मैतेई ने गलती की। मैं ये कह रहा हूँ कि जब प्रदेश सरकार उसको नहीं रोक पा रही थी, सेना पर भी आक्रमण होने लगा, सेना को एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया को कांटेक्ट करना पड़ा, उनके लोगों को जाकर वहां कवर करना पड़ा। जब इतनी स्थिति बाहर होती चली गई और ऐसा महीनों तक चलता रहा, हमने उस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? ये सवाल ये नहीं है कि गलती किसकी थी, सवाल ये है कि उस गलती पे एक्शन क्यों नहीं था। तो एक और चीज पूछना चाहूंगा, अफ्स्पा ही सोल्यूशन है नॉर्थ ईस्ट का कि ऐसी स्थिति ना आए दोबारा से? देखिए, एक हद तक कुछ इलाकों में हाँ, क्योंकि जब आपको अच्छा। कंट्रोल करना होता है तो आपको फिर कंट्रोल करना होता है। तो एक अजीब सी होड़ लगी हुई है करंट केंद्रीय सरकार में कि देखो जी सब अच्छा है, कश्मीर में सब अच्छा है। एक मतलब एक अजीब सी एक वो तो उनकी एक मजबूरी सनक। है। देखिए, एक बात बताइए कि हम कहीं नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, हमारा बॉस पूछता है भाई टारगेट्स, हाँ यस सर, ये बशीर यस, हम कभी थोड़ी नहीं, हम तो नालायक हैं, हमसे ये भी नहीं हो पाया है और हम ये भी नहीं कर पाए। कौन कहता है? क्यों कहेगी सरकार की हमसे कुछ नहीं हो पाया? कौन सी सरकार ने कहा है आज तक? किसी सरकार ने नहीं कहा, कांग्रेस गवर्नमेंट ने नहीं कहा, कोई नहीं कहता। वो तो कहेंगे ही। अरे जी, मतलब ये बताइए कि वो क्यों कहें? वो सच भी क्यों बोलें जब लोग वैसे ही अफीम के नशे में बढ़िया। तो अब तो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं चलेगा अफीम का नशा? क्या लगता है आपको? कई खबरें आ गई, हार क्योंकि जाएंगे ये लोग। मैंने आज ही एक वीडियो किया है और उसमें जो सबसे बड़ी चीज है, एक
बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं अजीत अंजुम। हाँ हाँ बिल्कुल। अजीत अंजुम अभी मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं और मैंने उनके एक वीडियो पर अपना रिएक्शन वीडियो किया था। वो मुरैना पहुंचे हुए हैं, मुरैना की कृषि मंडी में हैं वो, और जहां से हमारे कृषि मंत्री जी आते हैं, वहां खड़े किसान जोर जोर से कह रहे हैं साहब हमको एमएसपी पे हमारा बाजरा नहीं बिकता। कृषि मंत्री का जो क्षेत्र है वहां ये हाल है। उस वीडियो पर मैंने एक रिएक्शन वीडियो बनाया अपना। तो जो ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं वो यही है, बाकी तो दिसंबर में क्लियर हो ही जाएगा, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट्स यही कह रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, मेरे बिजनेसेस है, वरना मैं भी बड़ा मन करता है मेरा कई बार जिन 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 प्रदेशों में चुनाव हो ना, उन प्रदेशों में घूमने का बड़ा मन करता है, क्योंकि एक ना आपके अंदर से, मैं जैसे होता है ना, अमेरिका चले जाओ, स्विट्जरलैंड चले जाओ, यहाँ चले जाओ, वहां चले जाओ, असल में तो अपने लोग हैं ना, उनसे बात करने का जो सुख है वो किसी बिल्कुल चीज में बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। अपने लोगों से बात करने का जो सुख है। आप देखिए जो कवरेज हो रहा है उसमें साफ दिख रहा है कि इस बार मुश्किल है, और आज जो चिट्ठी भी आई है मोदी जी की उसको भी देख के लगता है कि बहुत मुश्किल है मामला, तभी उन्होंने वैसी चिट्ठी लिखी भी है। पर सर अजीत अंजुम या रवीश कुमार, ये लोग नहीं लगता कि ये आपकी तरह न्यूट्रल नहीं हो पाते, ये बड़े ही बायस्ड लोग हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये बायस्ड हैं, मैं भी मानता हूं, लेकिन मैं इस वीडियो का जिक्र क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इसमें अजीत अंजुम कुछ नहीं कह रहे हैं, वहां खड़े 500 ट्रैक्टर पे बैठे किसान कह रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा, जी जी, मैं अजीत अंजुम देखूंगा। सिर्फ वहां खड़े हैं, वो कोई, और वहां कुछ हाँ बीजेपी की सपोर्टर्स भी हैं, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ वहां पे एक तरफ से वो कह रहे हैं कांग्रेस आनी चाहिए। वहां पे एक मुश्किल से उन्होंने शायद एक 40-50 लोगों से बात की है, तो उसमें 3-4 लोग बीजेपी वाले भी हैं और लड़ रहे हैं, वो कह भी रहे हैं कि नहीं हाँ, बीजेपी आनी चाहिए, लेकिन 50 में से 4 का रेशियो है, मतलब इस नॉट इवन 10%। बहुत इसलिए सारे मैंने उस ऐसे, वीडियो का खास तौर से जिक्र किया। मैं कोशिश करता हूँ कि जो ये इंडिविजुअल वीडियोस होते हैं मैं उन पर रिएक्शन भी नहीं देता, क्योंकि वो किसी की इंडिविजुअल राय है, लेकिन जब कोई व्यक्ति भीड़ में जाकर वो बात निकाल के ला रहा है तो मुझे लगा कि हमें उस पर रिएक्शन समझना चाहिए। जी जी।